नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ऐसे सफर तक यूट्यूब मंच पे। दोस्तों 9 जून को नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन उनकी तीसरी शपथ की लक्षण ऐसे क्यों दिखाई पड़ रहे हैं कि ये सरकार अब गिरी तब गिरी, कभी भी गिर सकती है। और इन सब के ऊपर जब सरकार की स्थिरता पर ही सबसे बड़ा सवाल हो, सरकार की स्टेबिलिटी को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के भीतर घबराहट की स्थिति ज्यादा हो, विपक्ष को भी घबराहट इस बात की हो कि क्या सच में ये सरकार बहुत जल्दी ही गिर जाएगी, सत्ता पक्ष को घबराहट हो कि क्या सच में तीसरी बार शपथ लेने का जो जुआ खेला गया वो सियासी तौर पर बहुत बड़ा फेल्योर तो इस बार साबित नहीं होगा। तो इन सब के बीच राहुल गांधी ने इंग्लैंड के अखबार, लंदन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स में एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में जो बातें कही है वो सरकार की धड़कने को और बढ़ाता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि सरकार अब गई तब गई। इस तरह की बातें जब लगातार चल रही हो तो उस दौर में राहुल गांधी इंटरव्यू देते हुए ये बात बोले कि सत्ता पक्ष के कई सांसद हमारे संपर्क में हैं। ये बातें जब बकौल राहुल गांधी कहते हैं कि सरकार के यानी एनडीए गठबंधन के बीजेपी के कई सांसद उनके संपर्क में, इंडिया गठबंधन के संपर्क में, तो आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई बात राहुल गांधी ऐसे ही नहीं कहते। राहुल गांधी काफी अस्थिर बातें करते, फालतू की बातें कम करते हैं, कभी भी अवैज्ञानिक बातें और उल्टी सीधी बातें नहीं करते, जनता के मुद्दों पर बातें करते हैं। ये अलग बात है कि राजनीति के भीतर सत्ता पक्ष जिन लोगों का ध्येय होता है कि सत्ता पक्ष में जाकर के बैठना है, सरकार बनानी है, उस एजेंडे से थोड़े अलग माने जाते हैं। सियासत को साध्य और साधन की पवित्रता को देखते समझते हुए आगे बढ़ने वाले नेता माने जाते हैं। और अब वो ये बात कह रहे हैं कि उनके कई सांसद, एनडीए गठबंधन के कई सांसद राहुल गांधी के संपर्क में हैं, तो ये बात को ऐसे ही हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। अभी तो पहला संसद सत्र भी शुरू नहीं हुआ, सांसदों ने शपथ तक नहीं लिया है और वहीं राहुल गांधी ये कहने लगे कि ये सरकार कभी भी गिर सकती है, उनके सांसद हमारे संपर्क में हैं, तो कभी भी गिर सकती है और सांसद हमारे संपर्क में है। इन दोनों बातों को जोड़ करके अगर एक साथ देखें तो इन बातों से नरेंद्र मोदी सरकार की, बीजेपी सरकार की, एनडीए सरकार की और सत्ता को चलाने वाले हुक्मरानों की और सत्ता को बचाए रखने वाले मैनेजरों की नींद उड़नी तय है। क्या कारण है राहुल गांधी की ये बात कहने का? अगर राजनीतिक तथ्यों पर जाएं, अगर आंकड़ों को देखें तो पिछले 26 सालों के बाद इतना ताकतवर विपक्ष आपको देखने को मिला। 26 सालों के बाद इतना ताकतवर विपक्ष, 200 से ज्यादा सांसद आमतौर पर किसी विपक्षी गठबंधन में होते नहीं थे। 300, 350, 350 तक सत्ता पक्ष के समर्थक या किसी न किसी बहाने सरकार के साथ खड़े रहने वाले सांसदों की संख्या होती थी, भले वो सरकार में ना हो। आप 99 की लोकसभा को समझ सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए को 304 सीट मिली थी। कांग्रेस की सीटें कितनी थी? 114 सीटें। सभी विपक्षी दल और वामपंथी दलों को अगर जोड़ दे तो 200 का आंकड़ा, जो भाजपा के विपक्ष भी खड़े होने के लिए तैयार थे, बमुश्किल 200 के आंकड़े तक पहुंच रहे थे। आज की स्थिति क्या? आज की स्थिति ये है कि 245 के करीब सांसद ऐसे हैं जो किसी सूरत में भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जा सकते। 27-28 सांसदों की ही दरकार है इंडिया गठबंधन की। 234 इंडिया गठबंधन को सीटें मिली। कुछ ऐसे निर्दलीय, कश्मीर से लेकर के लद्दाख, पंजाब, महाराष्ट्र, ओवैसी की पार्टी के सांसद को जोड़ करके अगर देखें, या फिर बिहार से पप्पू यादव को जोड़ के देखें, तो हालात वहां तक पहुंच रहे। और इन सबके बीच जब खबर ऐसी आ रही है कि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की बीजेपी के कुछ सांसदों के संपर्क में है, वहीं दूसरी खबर आती है कि महाराष्ट्र में संजय गुट के सांसद, अधिकांश सांसद कभी भी पाला बदलकर पुराने घर यानी उद्धव ठाकरे के साथ वापसी कर सकते हैं। तो इस हालात में सत्ता पक्ष की तो दुश्वारियां बढ़नी तय है। अब तक आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि समाजवादी पार्टी के सांसद टूट करके जा रहे हैं बीजेपी में, एनडीए में। यह भी नहीं सुना होगा कि लालू यादव के सांसद टूट करके जा रहे हैं ममता बनर्जी के या डीएमके के या कांग्रेस पार्टी के या फिर शरद पवार या फिर उद्धव ठाकरे के सांसद टूट करके जा रहे हैं। ये खबर आपने नहीं सुना है, लेकिन पहले दिन से इस बात की चर्चा है, खास करके तब से जब टीएमसी के नेता साकेत गोखले ने एक ट्वीट किया था कि भारतीय जनता पार्टी के 3 से 4 सांसद उनके संपर्क में हैं और कभी भी टीएमसी ज्वाइन कर सकते हैं। यही हाल महाराष्ट्र के सांसदों के बारे में कहा जाता है। और बिहार की जहां तक अगर बात है तो नीतीश कुमार की पार्टी तभी तक इस गठबंधन का हिस्सा है जब तक इस गठबंधन को
चलाए रखने से ज्यादा विपक्षी गठबंधन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सामने कोई बेटर डील लेकर के नहीं पहुंच जाती। टीडीपी की जहां तक बात है, पहले दिन से ये बात क्लियर है कि लोकसभा अध्यक्ष के पद पर टीडीपी की दावेदारी। तेलुगु देशम लोकसभा अध्यक्ष चाहते हैं तेलुगु देशम पार्टी, भारतीय जनता पार्टी वहीं पर से उनके तरफ से क्या है, अध्यक्ष पद टीडीपी को देने के मामले में स्पष्ट मनाही की खबरें आती है बीजेपी की तरफ से। तो स्वाभाविक सी बात है कि नीतीश कुमार अकेले नहीं है। आज नीतीश कुमार ने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में नालंदा विश्वविद्यालय, वहां उस कार्यक्रम में, जब नालंदा विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे, वहां पर नीतीश कुमार ने मंच से एक बात कही कि जब नालंदा विश्वविद्यालय बनाने का बिल पास हुआ, उस समय दूसरी सरकार यानी मनमोहन सिंह की सरकार थी। 2010 के साल में नालंदा विश्वविद्यालय में विजिटर के तौर पर प्रणब मुखर्जी आए थे, राष्ट्रपति उस समय थे, एपीजे अब्दुल कलाम आए थे। इन सारी बातों का जिक्र प्रधानमंत्री के सामने नीतीश कुमार यूं ही नहीं कर रहे थे। नीतीश कुमार जब राजनीति करते हैं तो संकेतों में बात करते हैं, और चंद्रबाबू नायडू जब राजनीति करते हैं तो साथ दिखते दिखते एक झटका देना शुरू कर देते हैं, एक बार में ही पटखनी खा जाते। दोनों की राजनीति करने का तरीके में बहुत बड़ा अंतर है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के भीतर। दोनों मजे हुए राजनेता हैं, और स्वाभाविक सी बात है कि शरद पवार के साथ उनकी दोस्ती है, कांग्रेस के साथ उनकी दोस्ती है। चंद्रबाबू नायडू को जेल भी जाना पड़ा था नरेंद्र मोदी के पीएम रहते हुए। इन सारी परिस्थितियों के भीतर एक बात तो साफ दिखाई पड़ती है कि अब राहुल गांधी ने जो फाइनेंशियल टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया, आज उनका जन्मदिन भी है, और उनके जन्मदिन के पहले जो इंटरव्यू सामने आया था, संसद के पहले सत्र में सरकार को कुछ ज्यादा ही जागरूक रहने की जरूरत है। अब इतना कमजोर सत्ता पक्ष, गठबंधन के दौर में इतना कमजोर सत्ता पक्ष, जिसका आंकड़ा जो है बहुमत से महज 21 सीट ज्यादा को, वह भी गठबंधन के ऐसे सहयोगी बूते हैं जो कभी भी कहीं जा सकते हैं, और सब पर कभी न कभी ईडी की कृपा भी बरस चुकी है। तो उस माहौल के भीतर, संसद के भीतर कब क्या हो जाए कुछ भी कहना मुश्किल है। स्पीकर के चुनाव में सरकार की परीक्षा, राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव में परीक्षा है, बजट पर सरकार की परीक्षा है, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और खासतौर पर नरेंद्र मोदी, अमित शाह की परीक्षा होगी। सबसे आगे बढ़कर के अगर देखिए तो जनता के बीच जिस तरह की भावना है, ऐसा आज तक कभी भी इससे पहले देखा समझा नहीं गया कि इस गठबंधन को सरकार चलाने का निमंत्रण मिला हो। जिस गठबंधन ने जनता के बीच चल सकने योग्य सरकार चलाने के लिए बहुमत हासिल किया हो, उसके बारे में जमीन पर ये हालात हो कि लोग कहे कि सरकार से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जितनी जल्दी अलग होकर के इंडिया के सरकार बनवा दे। ये हालात बनते हुए दिखाई दे तो देश की जनता के दबाव के बीच नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को भी आगे चल करके फैसला करना होगा। राहुल गांधी इस नब्ज को समझ चुके हैं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू यहाँ टिकेंगे नहीं, शिंदे गुट के सांसद और अजीत पवार के सांसद यहाँ टिकेंगे नहीं। और इन सबसे आगे बढ़ करके अगर देखें तो चिराग पासवान के सांसद कितने दिन उनके फोल्ड में रहेंगे, एलजेपी के फोल्ड में, इस बात को लेकर के भी संशय जताया जाता है। तो सहयोगी दलों को जुटाना और सहयोगी दल के बीच परस्पर विश्वास का वातावरण पैदा करना, गठबंधन सरकार चलाने के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाना, ये एक गठबंधन धर्म निभाने का और गठबंधन सरकार चलाने के पहली प्राथमिकता के तौर पर सामने आता है, जो अब तक नहीं आया। अब तक तो सब कुछ बीजेपी का, अब स्पीकर भी बीजेपी का, मंत्रालय भी बीजेपी का, बड़ा बड़ा मंत्रालय। एक ऐसे दौर में जहां लंबे समय के बाद 300 से कम सांसदों के समर्थन के बूते कोई सरकार चल रही है। जी हाँ, लंबे समय अरसे के बाद 99 अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 304 से ज्यादा सांसदों के बूते थी, 300 से ज्यादा सांसद थे। ठीक इसी प्रकार से 145 सीटें कांग्रेस की भले ही थी 2004 में, लेकिन यूपीए की सरकार को 300 से ज्यादा का समर्थन, करीब 350 सांसदों का समर्थन था। यूपीए 2 की सरकार को अगर देखें तो वो आंकड़ा जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़े दलों का आंकड़ा था, वो 325 के करीब था। नरेंद्र मोदी के 2014 की सरकार की अगर बात करें, 300 प्लस का आंकड़ा था भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों का। 2019 की बात करें तो बीजेपी को ही अकेले 303 सीटें थी, सहयोगी दलों को जोड़ दे तो ये आंकड़ा 350 के करीब पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा था। आज के दौर में
जब बहुमत का आंकड़ा सिर्फ 2 पार्टियों के पाला बदल लेने से किसी और के पक्ष में पलड़ा झुक रहा है, तो इस दौर में इतने ताकतवर विपक्ष के सामने राहुल गांधी जैसे नेता के रहते हुए, और वो नेता जब यह मैसेज दे रहा हो कि इंडिया गठबंधन जैसे ये सरकार गिरती है, अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को निभाने से वो पीछे नहीं हटेगा और उनके सांसद इंडिया गठबंधन के संपर्क में हैं, तो सत्ता की चूल्हे हिलाने के लिए, सत्ता पक्ष को सावधान करने के लिए इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। वरना आज तक आपने ऐसा कभी सुना कि 2014 या 2019 में किसी ने ऐसा कहा कि यह सरकार नहीं चलेगी? आज तक आपने नहीं सुना होगा कि 2009 में मनमोहन सिंह की सरकार को किसी ने कहा नहीं चलेगी। भले ही उनकी पार्टी के 206 एमपी जीती थी, ये कोई नहीं कह सकता था कि उनकी सरकार नहीं चलेगी। 2004 में जो यूपीए सरकार बनी थी, यूपीए लेफ्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी के आधार पे वो जो सरकार थी, क्या कभी किसी ने सुना कि उस सरकार में ऐसा कहा गया कि ये सरकार अब नहीं चलेगी? सभी सरकार चली। लेफ्ट के समर्थन वापसी के बावजूद यूपीए सरकार में समर्थन को बहुमत हासिल किया था लोकसभा के भीतर। नरेंद्र मोदी की सरकार इस तरह की सुविधा इस सदन में तो फिलहाल हासिल नहीं है। और जो बातें राहुल गांधी करते हैं, क्यों करते हैं, इसके पीछे कारण ये है कि देश की जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन को वोट दिया है। देश की जनता ने वोट दिया है। अखिलेश यादव को भी जनता के जुड़े मुद्दे पर वोट मिला है। ऐसा नहीं कि वोट उनको ऐसे ही मिल गया है या उनके चेहरे पे मिल गया कि राहुल गांधी बहुत बड़े अच्छे आदमी हैं, या अखिलेश यादव बहुत अच्छे आदमी है, या नरेंद्र मोदी बड़े अच्छे आदमी हैं। उनके चेहरे पे वोट नहीं मिला। क्या तेजस्वी यादव या फिर नीतीश कुमार बड़े अच्छे आदमी है, चलो इनको वोट दे देना चाहिए, ऐसा नहीं है। इस बात पे वोट नहीं मिला है। वोट जनता के मुद्दे पे मिला है। मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई, अग्निवीर, ओल्ड पेंशन, किसानों का मुद्दा, एमएसपी गारंटी का मुद्दा, स्वामीनाथन फॉर्मूले का मुद्दा, आदिवासी चेतना का मुद्दा, जाति जनगणना का मुद्दा, आरक्षण का मुद्दा, ये सारे मुद्दे जब एक साथ आकर रेंगने लगे, उसमें राहुल गांधी अपनी गारंटी भी लेकर के आ गए। और तब लेकर के आ गए जब कांग्रेस या इंडिया अलायंस को भी ऐसा लगने लगा कि जनता अपने मुद्दों को लेकर के अंदर ही अंदर आंदोलित तो है, लेकिन उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिला कि वो जाए तो कहाँ जाए। संविधान बदलने तक की बात बीच में आ गई कि उस मुद्दे के ऊपर भी जनता कहीं ना कहीं खुद को सशंकित महसूस करने लगी थी। तो ये सारे मुद्दे जब सामने आ गए, ठीक उसी समय राहुल गांधी की गारंटी, पेपर लीक से बचाने की गारंटी, बेरोजगारों को सालाना 1 लाख रुपए बेरोजगारी भत्ते की गारंटी, महिलाओं को भत्ते की गारंटी, 10 लाख से ऊपर सरकारी नौकरियां निकालने की गारंटी, ये सारी गारंटी जब एक साथ आने लगी तो देश की जनता को अलग अलग सेक्शन को एमएसपी गारंटी, वो सारी गारंटी भी जब सामने आ गई, तब देश के जनता को अलग अलग सेक्शन को ऐसा लगा कि अब एक मुद्दा आधारित मूल्यों की राजनीति करने वाला विपक्ष है जिसको सत्ता पक्ष में आने का मौका मिलना चाहिए। और यही कारण था कि देश की जनता के बहुत बड़े हिस्से के भीतर ये भावना है कि कब ये सरकार जाए, कब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की सरकार का साथ छोड़ दें और कब शिंदे गुट के सांसद पुराने घर में वापस लौट जाए। ये हालात जब चारों तरफ से दिखाई पड़ रहे हो, तो इन परिस्थितियों के भीतर राहुल गांधी ने जो बातें कही है वो अनायास ही नहीं कहा है। वो सपने में भी किसी ने नहीं सोचा होगा कि राहुल गांधी सरकार गिराने जैसी बातें करेंगे। सरकार कभी भी गिर सकती है ये बातें करें, और उनके सांसद हमारे संपर्क में है, एनडीए के सांसद हमारे संपर्क में है, ये बात राहुल गांधी करे, ये किसी ने न तो कांग्रेस के भीतर न ही बीजेपी के भीतर सपने में भी किसी ने नहीं सोचा होगा। अब राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि खेल तो कुछ तो बड़ा है, तैयारी बड़ी है, स्क्रिप्ट बड़ी लिखी जा रही है। इस पूरे स्क्रिप्ट के लिए स्वाभाविक सी बात है उपयुक्त वक्त और प्लेटफॉर्म का इंतजार है। क्या वो प्लेटफॉर्म संसद सत्र के दौरान आएगा या वो प्लेटफॉर्म महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव के दौरान तैयार होगा? अब देखते रहिए आगे की सियासत की नब्ज को उस रूप में चलते हुए, उसकी धमनियों को थमते और चलते हुए और सांसें गिनते हुए भी देखते रहिए। जहां पर राजनीति की सांसें तो चलती रहेगी, सत्ता की सांसें कहीं ना कहीं
फंसी हुई दिखाई पड़ रही है। यही वर्तमान दौर की सियासत का, गठबंधन के दौर का राजनीति का एक बेहद खूबसूरत या बदसूरत नमूना है, जो कि आमतौर पर गठबंधन विश्वास आधारित होता है। यहाँ परस्पर अविश्वास के साथ बना हुआ गठबंधन अविश्वास प्रस्ताव के पहले ही सरकार के अस्थिर हो जाने की प्रक्रिया का ये आहट देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखते रहिए आगे, जब आहट आती है तो आगे कुछ ना कुछ बड़ा होता जरूर है, और उस होने के लिए इस प्लेटफॉर्म का इंतजार है। उस प्लेटफॉर्म के बारे में राहुल गांधी ने संकेत तो दे ही दिया है, अब बारी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की है, वो क्या करते हैं और संसद के सत्र में होता क्या है, इस पर भी नजर रखिए। देखते रहिए, मुझे दीजिए जय हिंद।